हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है रोहित सिंघल। आज अपन डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें था कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये सब अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ये मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है ब्रीफ, ठीक है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अब अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आज आगे क्लास में फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। तो पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 में सेक्शन ए पढ़ रहे हैं अपन। ये अपना सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको सेकंड वाला लेक्चर थोड़ा और ढंग से समझ में आ जाएगा। तो रेशो आप जानते हैं क्या होता है। रेशो अपन क्यों एनालाइज करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक कंपनी है, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। ये जीपी है, सेल्स है, ठीक है। एक कंपनी है, उसका नाम है एक्स। एक कंपनी है, उसका नाम है वाई। एक्स की जो सेल है वो है 1 लाख और उसका प्रॉफिट है 5,000, ठीक है। और वाई की जो सेल है वो है 20,000 और इसका जो प्रॉफिट है वो है सपोज करो 4,000, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ दोनों में से कौन अच्छा अर्न कर रहा है, एक्स की वाई, किसका अर्निंग पावर अच्छा है। तो अगर अपन देखो सिंपल कॉन्सेप्ट देखें तो आप बोलेंगे सर एक्स अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन आप रियल में ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखो एक्स जो है 1 लाख सेल निकाल के 5,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन वाई जो है 20,000 की सेल पे 4,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ज्यादा बेटर कौन है? वाई। अब मैं इसको सिंपल तरीके से कैसे बोल सकता हूं? परसेंटेज निकाल के। परसेंटेज निकाल के कैसे? मैं बोलूं जीपी अपॉन सेल्स, तो ये कितना हो जाएगा? 5%। और ये 4,000 अपॉन 20,000 कितना हो जाएगा? 25 या 20%, कितना होता है? हाँ, 2 दूनी 4, ठीक है, 20% हो गया। तो बताइए कौन अर्न ज्यादा कर रहा है? वाई। तो अभी अपन को एब्सोल्यूट फिगर ने ज्यादा आंसर सही दिया या परसेंटेज ने ज्यादा आंसर सही दिया? देखो एब्सोल्यूट फिगर तो क्या बोल रहा है कि एक्स ज्यादा सेल कर रहा है और एक्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन परसेंटेज जो है वो बिल्कुल रियल पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है अपने सामने। तो मतलब परसेंटेज सही बोल रही है। तो पता है परसेंटेज भी क्या होता है? एक टाइप का रेशो होता है। सर रेशो और क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स भी रेशो होता है। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कैसे सर? जैसे आपने सुना होगा स्टॉक टर्नओवर रेशो, के वैसे तो आगे पढ़ेंगे अपन। तो फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब कोई कंपनी है जिसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1 लाख का और एवरेज स्टॉक है 20,000 का, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि कंपनी जो है उसका 5 टाइम्स स्टॉक बिक रहा है, ठीक है। 20,000 का स्टॉक गोडाउन में रहता है, तो साल भर में उसकी सेल कितनी हो जाती है? उसका 5 गुना जितना स्टॉक एक दिन में रहता है। भाई स्टॉक तो अपन एक दिन का निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो 1 डे का होता है स्टॉक, ये या 1 मूवमेंट का होता है, ठीक है। आपको पता होगा क्लोजिंग स्टॉक जैसे अपन बोलते हैं, वो जैसे अपन ने बोला 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो 31 दिसंबर क्या? 31 दिसंबर अब काम तो सुबह भी चल रहा होगा 31 दिसंबर को, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अपन कब देखते हैं? जब आप ये कह सकते हो अगर काम पूरे दिन भर चल रहा है, 31 दिसंबर को रात को 11:59 पे आप क्या देखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, कितना स्टॉक रहा होगा। यही तो होगा, वरना 31 दिसंबर को तो फ्लक्चुएट हो रहा होगा पूरे दिन भर, अगर कभी गुड्स आ रहे होंगे कि जा रहे होंगे। लेकिन जो सेल्स होती है वो पूरे साल की लेते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे सेल्स भी नहीं लेनी है अपन को। क्या लेनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है? तो अपन ने देखा 20,000 का स्टॉक रहता है गोडाउन में,
एवरेज, और जो गुड्स हैं वो बिक जाते हैं 1 लाख के साल भर के अंदर, तो टोटल अपनी सेल जो है करीबन स्टॉक का 5 टाइम्स है। तो अब रेशो किस में निकल रहा है? टाइम्स में। या फिर आप ये कह लो, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, सुना होगा आपने, ये नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब किसी कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो है सपोज करो 2.5 लाख का। तो ये क्या शो कर रहा है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो है 5 लाख का इंटरेस्ट देने से पहले, और कंपनी की जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है वो आती है हर साल 2.5 लाख की। इसका मतलब कंपनी के पास 2 टाइम्स ज्यादा है प्रॉफिट अपने इंटरेस्ट की लाइबिलिटी से। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पे कर पाएगी। तो जिन लेंडर्स ने कंपनी को लोन दिया है उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 टाइम्स ये शो कर रहा है। समझ में आया क्या? तो रेशोज परसेंटेज में भी हो सकते हैं, टाइम्स में भी हो सकते हैं। अरे रेशो तो प्रपोर्शन में भी हो सकता है दोस्त। प्रपोर्शन में कैसे? कई बार आपने सुना होगा करंट रेशो 2:1। इसका मतलब क्या है कि करंट असेट 2 रुपए है तो करंट लाइबिलिटी 1 रुपी है, तो रेशो कितना हो गया? 2:1। अब रियल में क्या होता है? करंट असेट हो सकती है 2 लाख की और करंट लाइबिलिटी हो सकती है 1 लाख की, ठीक है? या करंट असेट हो सकती है 6 लाख की और करंट लाइबिलिटी हो सकती है 3 लाख की। तो रेशो कितना आएगा? 6 लाख अपॉन 3 लाख करेंगे तो 2:1 आ जाएगा ना। मतलब हर 2 रुपए की करंट असेट है और उसके बदले करंट लाइबिलिटी 1 की है। तो रेशो परसेंटेज में भी हो सकता है, टाइम्स में भी हो सकता है और प्रोपोर्शन में भी हो सकता है। अरे रेशो तो केवल डॉलर में भी हो सकता है, डॉलर या रुपी में भी हो सकता है सिंगल। अर्निंग पर शेयर याद करो, क्या फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का? कभी पढ़ा होगा आपने। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, सिंपल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब किसी कंपनी की अर्निंग्स जो है वो है 1 लाख की और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं इक्विटी शेयर 10,000, तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई? 10। मतलब कंपनी हर शेयर पे कितना कमा रही है? 10। अब चाहे आप इसको रुपी बोल लो या $10 बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? डिपेंड करता है कंपनी की अर्निंग किस में थी। तो कंपनी की अर्निंग अगर डॉलर में थी तो कंपनी $10 पर शेयर कमा रही है, कंपनी की अर्निंग रुपी में थी तो कंपनी 10 रुपी पर शेयर कमा रही है। समझ में आया क्या? अब रेशोज के कई टाइप होते हैं। तो पहला टाइप अपन पढ़ेंगे क्या? लिक्विडिटी रेशो। पहले तो बताओ लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब अपना सपना मनी मनी, ठीक है? जो पैसा है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिक्विड। मतलब कैश को अपन मेनली क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब कि कंपनी की जो पोजीशन है, ठीक है, उससे क्या कंपनी शॉर्ट टर्म पेमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती है? भाई शॉर्ट टर्म जो कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं उससे कंपनी शॉर्ट टर्म जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं उसको रीपे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको क्या रीपे कर पाएगी? उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। सर लॉन्ग टर्म से क्यों नहीं बोल रहे? भाई लॉन्ग टर्म से कभी भी अपन शॉर्ट टर्म को कंपेयर नहीं करते। क्यों? अब जैसे आपको किसी को सैलरी देनी है, किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, ठीक है? अब सैलरी कैसे देंगे? या तो कंपनी का जो स्टॉक है वो बिकेगा, है ना? स्टॉक बिकेगा तो पैसा आएगा, कंपनी सैलरी पे कर देगी। यही होता है, गुड्स बिकता है, कंपनी की सेल होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है, सैलरी कंपनी पे कर देती है। कंपनी ने माल बेचा उधार में, उनसे डेटर से पैसा आएगा तो कंपनी जो पैसा आएगा उधर से एम्प्लॉयज को पैसे दे देगी, सैलरी दे देगी। क्या कभी सुना है कंपनी ने कि सैलरी देने के लिए कंपनी ने अपनी फिक्स रेट बेच दी? कंपनी के पास एक मशीन पड़ी थी, मशीन उठा के बेच दी और एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी। अगर ऐसा कर भी रही है तो कंपनी कब तक कर पाएगी? ठीक है, कंपनी मतलब ढंग से नहीं चल पा रही है, कंपनी लॉस में है, कंपनी को बैंकरप्सी के लिए बैंकरप्सी फाइल कर सकती है कंपनी। तो लिक्विडिटी हमेशा शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म को कंपेयर करा जाता है, ठीक है? जैसे आज अपने घर में अपन को मान लो कुछ सामान खरीदना है, आटा खरीदना है,
तो आटा खरीदने के लिए अपन घर थोड़े ना बेचेंगे, आटा खरीदने के लिए अपन जॉब कर सकते हैं, और जॉब करेंगे तो पैसा आएगा और उससे अपन घर के सामान राशन वगैरह खरीदेंगे, लेकिन कभी भी अपनी जमीन थोड़े ना बेचेंगे उस चीज के लिए। तो वही कंसेप्ट होता है कि लिक्विडिटी हमेशा शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म को ही कंपेयर करा जाता है। सर किसी चीज को लिक्विड कब बोलते हैं? लिक्विड उस चीज को बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब आप जिस चीज को खरीदने के लिए जितना ज्यादा सोच रहे हैं और जिन जिन पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, मैं उसे उन पॉइंट्स को बोलता हूं वेरिएबल। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, आप गोल्ड खरीदने के लिए क्या सोचते हैं? अगर गोल्ड खरीदेंगे तो आप किन किन पॉइंट्स फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे? तो सर हम चेक करेंगे कि गोल्ड की क्वालिटी कितनी है, ठीक है, 24 कैरेट तो गोल्ड बिस्किट होता है ना, बाकी तो गोल्ड मिलता नहीं है, बुलियन के अंदर मिलता है। मैं जो अपने ज्वेलरी होती है कभी 24 कैरेट की नहीं होती, पता होगा आपको, ठीक है। तो क्वालिटी, और क्या चेक करेंगे? सर जो उसका टाइटल है, पता लगा चोरी का तो नहीं है, ठीक है। फिर 10 चीजें और चेक करेंगे आप, है ना। ऐसी प्रॉपर्टी, मान लो आप कोई घर खरीदना चाहते हैं रहने के लिए, तो आप 10 की जगह 50 चीजें कंसीडर करेंगे कि घर कितना बड़ा है, हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, घर की जो फेसिंग है वो नॉर्थ साउथ वगैरह कैसा है, कॉलोनी कैसी है, सिटी कैसी है ना, बच्चों के लिए जो है पार्क है या नहीं है सामने, 50 चीजें और भी कंसीडर कर लेंगे आप। तो प्रॉपर्टी और गोल्ड में से ज्यादा लिक्विड कौन है बताओ? ज्यादा लिक्विड होगा गोल्ड। इसी तरीके से किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो शेयर में थोड़े चेक करोगे ये कंपनी के शेयर की क्वालिटी कैसी है, बस आप ये चेक करोगे शेयर की प्राइस कितनी है और फ्यूचर में कंपनी का शेयर कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। टाइटल तो मेनली प्रूफ होता है, क्योंकि जो शेयर होता है वो ब्रोकर बेचते हैं, तो ठीक ही होता है वो टाइटल। क्लियर क्या? तो लिक्विडिटी किस बात पे डिपेंड करती है? जिसमें जितने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। अब जैसे क्वालिटी, टाइटल, इन सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरिएबल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो these ratios are used to measure the ability of the firm to meet its short term obligation out of its short term resources। तो short term resources से कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को यहाँ पे बोल रहे हैं करंट असेट्स बेसिकली, और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्या है? करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट असेट और करंट लाइबिलिटी क्या होती है एग्जैक्टली अपन देखते हैं आगे। तो सबसे पहला रेशो है कौन सा? करंट रेशो। करंट रेशो के बाद क्विक रेशो, क्विक रेशो के बाद कैश रेशो, फिर कैश फ्लो रेशो। 4 रेशो हैं, छोटे छोटे, सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। अपन जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं बहुत समझने के साथ। अब देखो करंट रेशो क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। पहली बात तो ये बताओ, ये रेशो निकल किस में रहा है? ये बीच में ऐसे साइन लगा रखा है, ये साइन किसका होता है? प्रपोर्शन का। तो करंट रेशो हमेशा किस में निकलता है? प्रपोर्शन में। अब किसी कंपनी के पास करंट असेट है 1 लाख की, करंट लाइबिलिटी है 50,000 की, तो ये रेशो कितना हो गया? 2:1। इसका मीनिंग क्या है? इस कंपनी के पास 2 रुपए की करंट असेट है, $2 की करंट असेट है, और किसके कंपैरिजन में? 1 की करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में। इससे क्या होगा सर? फायदा क्या है? ये क्यों निकाल रहे हैं भाई? जब अपन को कोई पर्सन लोन देता है ना, तो वो अपन को चेक करता है कि अपन लोन रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई पर्सन हमें लोन देना चाहेगा शॉर्ट टर्म, या कोई पर्सन हमें उधार देगा, क्रेडिट देगा गुड्स क्योंकि अपन को गुड्स खरीदने होंगे, ठीक है ना, बिजनेस के लिए, तो जो क्रेडिट देगा वो क्या बोलेगा कि यार तुम्हारा करंट रेशो बताओ। तो हम पता क्या बोलेंगे? हमारा करंट रेशो 2:1 है। मतलब अगर कोई हमें 1 रुपए की उधार देता है तो उसके बदले हमारे पास 2 रुपए की असेट मौजूद है, और वो असेट शॉर्ट टर्म ही है। मतलब अभी तो हम लॉन्ग टर्म असेट को काउंट ही नहीं कर रहे। तो मतलब हम आपकी जो लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, वो आराम से पे कर सकते हैं। मतलब वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, ठीक है। तो ये करंट रेशो का मतलब होता है। कई कंपनियां करंट, इसका आइडल रेशो क्या माना जाता है? 2:1। ये आइडल रेशो होता है, ये स्टैंडर्ड रेशो होता है। लेकिन देखो ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई लोग इसको आइडल रेशो को आज 1.5:1 पे भी सेटिस्फाई कर चुके हैं, ठीक है। 1.5:1 मतलब कि करंट असेट कम है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो आपको लगेगा नहीं नहीं खराब हो रहा है सर काम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो करंट असेट के अंदर होता क्या है? करंट असेट के अंदर स्टॉक होता है, डेटर होता है, कैश होता है, बैंक होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड, ये 2 बार आ गया, ठीक है। अक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवल, ये सब चीजें होती है करंट असेट में, अपन जानते हैं ऑलरेडी।
वो असेट जो विद इन द 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, करंट असेट। अब आप मुझे सोच के बताइए कि अगर किसी के पास करंट असेट बहुत ज्यादा है, लाइक स्टॉक बहुत ज्यादा है, डेटर बहुत ज्यादा है, कैश बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो कहता है मेरे पास करंट असेट 3 लाख की है लेकिन करंट लाइबिलिटी 1 लाख की है, तो मेरा करंट रेशियो 3:1 आ रहा है, तो आप क्या खुश हो जाओगे क्या? खुश नहीं होना है। खुश क्यों नहीं होना है? खुश इसलिए नहीं होना है, हो सकता है उसके पास जो स्टॉक है, स्टॉक जो है वो डेड हो चुका है। डेड स्टॉक सुना होगा आपने, मतलब आउट ऑफ फैशन हो चुका है, मतलब वो खराब हो चुका है। एसेट स्टॉक की क्वालिटी भी हो सकती है वो घटिया है ना, ठीक है। डेटर्स हैं, अब डेटर जो है मान लो इसके अंदर 3 लाख के अंदर तो बहुत सारे डेटर ही हैं उसके, इस 3 लाख के करंट असेट में तो काफी सारे डेटर ही हैं उसके पास। अब जो डेटर हैं वो ऐसे हैं कि वो 2-3 साल पुराने हो गए हैं, वो पैसा देते ही नहीं है। हम पैसा लेने जाते हैं तो वो गलियां चेंज कर देते हैं, घर चेंज कर देते हैं अपना, तो बताओ वो फिर वो पर्सन अपन को मतलब वो अपनी करंट असेट, अपन खुश हो सकते हैं कि हमारी करंट असेट बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉक ज्यादा होना नहीं चाहिए, अगर स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब वो बिक नहीं रहा। डेटर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कि आपसे कलेक्शन नहीं हो पा रहा। कैश बहुत ज्यादा है इसका मतलब कि आप कैश का यूज लेना नहीं जानते हैं, क्योंकि कंपनी अपने पास कैश ना रखे बहुत ज्यादा तो ही बढ़िया रहता है ना। इवन अपन अपने घर पे कैश नहीं रखते फालतू का, आपको पता है कैश चोरी हो सकता है, ठीक है, या फिर चलो कैश पड़ा भी है तो वो क्यों पड़ा है, या तो वो ब्लैक मनी है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में तो अपन ऐसी बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो अकाउंट्स में आ रहा है, इसका मतलब तो अकाउंट्स में आ रहा है तो ब्लैक तो नहीं है। लेकिन वो बिजनेस जो है वो उसका कैश का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पा रहा, अगर वो कैश का इस्तेमाल करता तो वो उसको इन्वेस्ट कर देता कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक चीज समझना आप, अगर कोई बोलता है कि मेरा करंट रेशो 3:1 है, तो ये और क्यों खराब है, ये समझने वाली बात ये है कि जो स्टॉक और डेटर होता है ना, देखो बिजनेस का एक फंडा होता है, आप ये समझ लेना कि एक तो फिक्स एसेट होती है, एक करंट असेट होती है। फिक्स एसेट में अपन इन्वेस्ट एक ही बार करते हैं नॉर्मली, बार बार नहीं करते हैं। कभी का भाई एक बार बिल्डिंग खरीद ली, एक बार लैंड ले ली, ठीक है, एक बार मशीन फर्नीचर वगैरह जो लेना ले लिया, और फिर वो काफी टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन से लेते हैं अपन, फिक्स एसेट जो परचेज करते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। शॉर्ट टर्म होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। लेकिन करंट असेट जो होती है वो शॉर्ट टर्म लोन से खरीदते हैं अपन। सर करंट असेट भी अपन के लिए भी लोन लेते हैं, हाँ बिल्कुल लेते हैं। हर बिजनेसमैन स्टॉक खरीदने के लिए, डेटर में पैसा रखने के लिए, डेटर को उधार देने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए मेनली ये 2 आइटम्स, इन सब के लिए क्या लेता है, लोन लेता है। और वो लोन जनरली कौन सा होता है पता है, वो लोन होता है कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, मतलब वो करंट लाइबिलिटी होती है। कैश क्रेडिट मतलब कि जनरली अपने स्टॉक के अगेंस्ट में लोन लेते हैं कई लोग, सीसी बोलते हैं उसे, आपने सुना होगा कैश क्रेडिट, ठीक है। सीसी लिमिट होती है बेसिकली एक, तो जैसे मान लो किसी बिजनेसमैन ने 30 लाख की सीसी लिमिट ले रखी है, कुछ भी कह सकते हो, डॉलर रुपी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 लाख की सीसी लिमिट ले रखी है, तो वो क्या करेगा बिजनेसमैन, 30 लाख, अब देखो एक ध्यान से समझना, अब अच्छी वाली समझने वाली बात आ गई। अब 30 लाख की सीसी लिमिट जो है ना, वो इससे पहले तो सामान खरीदेगा, ठीक है, गुड्स परचेज करेगा, ठीक है। गुड्स परचेज करा 20 लाख का, मान लेते हैं गुड्स परचेज कर लिया उसने 20 लाख का। अब ये जो गुड्स परचेज किया है वो उसके गोडाउन पे पड़ा है, ठीक है, ये गोडाउन है, ये गुड्स पड़े हैं, ठीक है, और ये पड़ा है 20 लाख का। लेकिन अब ये गोदाम में से गाड़ी बाहर चली गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक, और इसने जाके अलग अलग जो लोग हैं उनको सामान बेच दिया। और पता है कैसे बेचा है, डेटर्स। अब समझना देखो अच्छी तरीके से, आप जो 20 लाख के गुड्स खरीदे थे उसमें से इसने 8 लाख के गुड्स बेच दिए, प्रॉफिट वगैरह एक बार छोड़ दो, ठीक है। 30 लाख की लोन था, 20 लाख के गुड्स खरीदे, 8 लाख का इसने उधार दे दिया, तो इसके गोदाम में कितना माल पड़ा है अभी भी, 12 लाख का। ये चला गया इधर है ना, ये इधर आ गया ऐसे, तो ये 12 लाख का ही गुड्स पड़ा है। तो अब देखो जरा, तो जो इसने लोन लिया था वो कहाँ यूज आ रहा है, एक तो डेटर्स में और एक स्टॉक में,
तो 12 लाख का स्टॉक है, डेटर्स जो है 8 लाख के हैं। एक बार प्रॉफिट इग्नोर कर रहे हैं इसलिए दोनों को कॉस्ट पे मान रहा हूँ मैं, वरना स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है, ये डेटर कभी भी कॉस्ट पे नहीं होता, वो सेलिंग प्राइस पे होता है, ठीक है। बट अब अपन इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं। तो अब आप मुझे ये बात बताइए, अब इस बिजनेसमैन की क्या समस्या होनी चाहिए? अब इस बिजनेसमैन की ये समस्या होनी चाहिए कि ये जो 20 लाख का इसने जो लोन लिया है, 30 लाख की जो लिमिट ली है, क्योंकि इसने 20 लाख, अभी 20 लाख के गुड्स परचेस करें, तो पता है इसको जो लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो कितने पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 20 लाख पे। और जो 10 लाख अभी तक इसने यूज नहीं किया, उस पर तो ये इंटरेस्ट पे करेगा ही नहीं। यही तो होता है सीसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और 20 लाख का जो इसने यूज कर रहा है, वो किधर किधर पड़ा है अमाउंट? वो स्टॉक में पड़ा हुआ है और कुछ डेटर में पड़ा हुआ है। स्टॉक में 12 लाख का और डेटर में 8 लाख का। तो अब ये इसके माथे पे टेंशन हो गई नहीं हो गई? अब यही टेंशन है तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैंक का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। 20 लाख पे बैंक इंटरेस्ट ले रहा है इससे, ठीक है। तो स्टॉक और डेटर्स अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी भी बढ़ता रहता है। समझने वाली बात ये है ना। इसलिए कभी भी स्टॉक और डेटर्स को बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए। सर हमारा खुद का पैसा हुआ तो, अरे भाई आप ये बोलते हो कि सर हमारा 30 लाख रुपए खुद का पैसा है, हमने बैंक से नहीं लिया। अरे तो खुद का पैसा भी तो कहीं पे अपन इन्वेस्ट कर सकते थे ना, वो अपन ने अपने बिजनेस में लगाया। अगर मान लो 30 लाख को आप बैंक में किसी में इन्वेस्ट करते तो कुछ मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, नहीं मिलता? वो इंटरेस्ट फॉरगो हो गया नहीं हो गया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, उसको भी कंसीडर करा जाता है बिजनेस के अंदर, तो ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी होती है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि केवल अपन ने करंट रेशो का फॉर्मूला याद कर लिया, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो नहीं, बस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस आप समझो कि करंट असेट बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत है, ठीक है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया ना, ये जो आइडल रेशो है ना, ये 2:1, ये बहुत पहले चेंज हो चुका है, वो 1.5 का, लेकिन बुक्स में अभी भी 2:1 लिखा होता है, ठीक है। अब जैसे हम एसीसीए की बुक्स में देखते हैं तो वो 1.5:1 बताते हैं, ठीक है। अब कई बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे सुपरमार्केट हो गया। अब सुपरमार्केट मतलब ये जो रिटेल चेन होती है, वॉलमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, ऐसे टाइप की रिटेल चेन होती है। तो जो ये रिटेल का माल बेचती है, इनके पास क्या होता है कि इनका करंट रेशो बहुत कम होता है, लेकिन इनमें इतनी टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बहुत फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फटाफट बिकते रहते हैं इनके गुड्स, जल्दी 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 कंज्यूमर गुड्स होते हैं, है ना। तो इसमें अगर करंट रेशो कम भी है तो भी चल जाएगा। तो मतलब करंट रेशो केवल ऐसा नहीं कि अपन को इस फिक्स लॉजिक पे चलना है कि भाई 2:1 जो है वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है, या 1.5:1 हार्ड एंड फास्ट है, नहीं, डिपेंड करता है आप किस सेक्टर की कंपनी हो, उस पर डिपेंड करता है। आपका अगर कैश बहुत जल्दी कलेक्ट हो रहा है, आपके डेटर्स जो हैं 10, मान लो डेटर जो है आप केवल 3 दिन की उधार देते हो या उधार देते ही नहीं हो, ठीक है, और फटाफट से जो भी गुड्स बिकता है उससे फटाफट से कैश आ जाता है, जैसे सुपरमार्केट होता है, तो आप कभी वॉलमार्ट में जाके उधार थोड़ी मांगोगे, लेकिन आप पास की किराना शॉप पे उधार मांग सकते हो। तो वो है बात। तो अगर इनका करंट रेशो बहुत कम भी है तो भी ठीक है, तो भी चल जाता है सुपरमार्केट्स का, ठीक है। अब एक ये टर्म समझ लो, एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी। एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी मतलब, अच्छा एक चीज और, ये जो करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये पता है आपको? इसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो अमाउंट डे टू डे रिक्वायर्ड है बिजनेस के अंदर, उसे बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो लोन देते हैं ना सीसी का, जो भी लोन लेते हैं वो वर्किंग कैपिटल बेसिस पे लेते हैं कि भाई उनकी करंट असेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको गोदाम में कितना स्टॉक रखना है, गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में और डेटर्स कितना होना चाहिए, ठीक है, उनका डेटर कितना होगा, उन दोनों को तो वो करंट असेट मान लेते हैं और थोड़ा बहुत कैश जोड़ लेते हैं उसके अंदर, और करंट लायबिलिटी मतलब उनके कितने पेबल्स रहेंगे, ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं, और फिर वो जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके बेसिस पे वो लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेसमैन डायरेक्ट करंट असेट्स के बेसिस पे लोन नहीं लेता, लोन किस बेसिस पे लिया जाता है? वर्किंग कैपिटल। तो अब कई कंपनियां होती है जो है ना वर्किंग कैपिटल बिजनेस में बहुत कम मेंटेन करती है, तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं क्या? एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है। मतलब क्योंकि उनके पास क्या है, वर्किंग कैपिटल कम है, ठीक है, लोअर वर्किंग कैपिटल। और कई कंपनियां ऐसी होती है जो वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा मेंटेन करती है, तो उसे बोलते हैं हायर वर्किंग कैपिटल कंपनी या कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है। लेकिन अपन को दोनों नहीं फॉलो करना, ना तो ये ना ये। भाई बताओ, अगर पहले वाली फॉलो करोगे तो क्या दिक्कत होगी? लिक्विडिटी इशू आ सकता है,
पैसा ही नहीं होगा आपके पास कई बार। एग्रेसिव वर्क फाइनेंसिंग पॉलिसी मतलब आपके पास हो सकता है कि आपको जो आपको पेमेंट करना है अपने उधार वगैरह का वो आपके पास है ही नहीं पैसा उसके लिए। कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, तो वो भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, इसका मतलब कि आप स्टॉक और डेटर आपके पास ज़्यादा होंगे तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है। दिक्कत मैंने आपको बताई, आपको एक तो स्टॉक और डेटर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉक ज़्यादा रखोगे तो मतलब वो हो सकता है डेड स्टॉक हो जाए, और डेटर ज़्यादा रखोगे तो हो सकता है उनसे पैसे नहीं आए कुछ टाइम बाद। दूसरी दिक्कत यह है कि आपने लोन ले रखा है, उस पर ब्याज का मीटर चालू होता है, ठीक है, वो भी दिक्कत होती है। तो आपने डेटर और स्टॉक पे पैसे अगर बहुत ज़्यादा फंसा रखे होंगे तो आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इशू हो जाएगा एक। तो इसलिए बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो करंट असेट क्या होती है? करंट असेट वो असेट होती है जो एक साल से कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाती है। करंट लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे करनी पड़ती है कैश में, या विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल जो कैश में पे करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। तो इस पे अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ ये आप देख सकते हो। अब जैसे आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, ठीक है, और अब वो लॉन्ग टर्म लोन सपोज करो उसमें से आपने कोई 5 लाख का लोन ले रखा है, एग्जांपल लेते हैं 5 लाख का लोन ले रखा है, ठीक है, और आप हर साल 1 लाख का लोन का रिपेमेंट करते हो। इंटरेस्ट भूल जाओ एक बार, सिंपल कैलकुलेशन देखो। तो आप 5 साल के लिए हर साल 1 लाख का लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, 5 साल तक करोगे। अब इसमें आपकी जो 5 लाख का लोन है वो करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी है? ना तो करंट है ना पूरी तरीके से नॉन करंट है, बाइफर्केशन होगा। कैसे? करंट लाइबिलिटी कितनी कहलाएगी? 1 लाख, और बाकी 4 लाख कितनी क्या कहलाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि 1 लाख का रिपेमेंट तो आप विद इन द 1 ईयर करने वाले हो, और बाकी 4 लाख का रिपेमेंट आप 1 साल के बाद करने वाले हो। जैसे ही आप ये 1 लाख का रीपे कर दोगे तो फिर ये 4 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं बचेगी, फिर वापस से 3 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी बचेगी, सॉरी मतलब 3 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी बचेगी, और वापस से 1 लाख की आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, और ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो अगले 1 साल तक आपको पे करना है उसे तो आप करंट ही बोलोगे ना, उसे नॉन करंट थोड़े बोलोगे। तो वो मैंने यही लिख रखा है। ठीक है, तो करंट रेशो बिजनेस के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे मैंने बताया, जैसे सुपरमार्केट की बात कर लो, सुपरमार्केट में डेटर्स बहुत कम होते हैं। डेटर्स बहुत कम क्यों होते हैं? क्योंकि ये उधार देते ही नहीं है। इन्वेंट्री इनके पास कई बार ज्यादा होती है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स इनके पास ज्यादा होते हैं, ये उधार तो ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कितने होशियार हैं, उधार देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, ठीक है। कैश इनके पास बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते हैं, नई नई साइट्स वगैरह बनाते रहते हैं। आपको पता ही है, अब जैसे इनकी रिटेल चेन बनती रहती है, वॉलमार्ट है, बिग बाजार है, इनके खुलते रहते हैं नए नए स्टोर, तो जो भी कैश इनके पास होता है वो ये इन्वेस्ट करते रहते हैं। अगला रेशो है क्विक रेशो। 1 मिनट है ना, पानी पी लेता हूं मैं। तो अगला रेशो कौन सा है? क्विक रेशो है। क्विक रेशो क्या होता है? ये देखो बिल्कुल सिंपल है। करंट जो रेशो था वो क्या था? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अगर करंट असेट में से मैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी कह सकते हो, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अपॉन करते हैं करंट लाइबिलिटी को, तो ये क्या बन जाएगा? क्विक रेशो। सर ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि कई बार देखो क्या होता है कि अपन है ना क्या चेक कर रहे हैं, लिक्विडिटी चेक कर रहे हैं बिजनेस की। तो करंट रेशो है ना, लिक्विडिटी के अंदर थोड़ा सा फॉल्स देता है व्यू। कैसे देता है? मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी बिजनेस का करंट रेशो ज्यादा है तो अब उस बिजनेस को खुश होने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? हो सकता है कि उसके करंट असेट में स्टॉक और डेटर बहुत ज्यादा पड़े हों, तो अगर ये बहुत ज्यादा है तो दिक्कत हो सकती है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, क्विक रेशो में से जब क्विक रेशो निकालते हैं तो स्टॉक लेस कर देते हैं पहली बात तो, और प्रीपेड एक्सपेंस लेस कर देते हैं। फिर निकालते हैं कि भैया अब बता तेरा रेशो कितना है।
तो सर ये स्टॉक लेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? क्योंकि स्टॉक है ना, अपन जब चाहें तब नहीं बेच सकते ना, ठीक है? अपन की इच्छा करेगी तब बेच दोगे क्या स्टॉक को आप? फिर ऐसे होता तो फिर ये जो इतनी सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास जितनी अभी गाड़ियां पड़ी हुई है वो बिक क्यों नहीं रही है? वो स्टॉक में पड़ी हुई है उनके पास, वो बेच दें, ऐसा नहीं हो पाता। और प्रीपेड एक्सपेंस क्यों लेस करें? क्योंकि ये एडवांस पेमेंट होता है। क्या इससे कभी कैश कन्वर्ट होगा? भाई किसी को आपने एडवांस पेमेंट कर दिया तो वो क्या कभी कभी आपको कैश देगा? नहीं देगा वापस। तो सर हम इसको असेट में क्यों लिखते हैं, करंट असेट में? क्योंकि आपको सर्विसेज मिलेगी इसके बदले। भाई आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हो तो उसके बदले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उससे? सर्विसेज। जो बात तय हुई है वो आपको देगा, लेकिन आपको कैश पेमेंट वापस नहीं करेगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस इसलिए अपन माइनस कर देते हैं। तो थोड़ा सही पिक्चर आता है कि हाँ ये क्विक असेट है। इसको क्या बोलते हैं फिर? क्विक असेट। और करंट लाइबिलिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो ये रेशो आता है 1:1। इसका मतलब कि कंपनी थोड़ा, अगर ये 1:1 है, अगर ये 1:1 है तो भी अपन मान जाते हैं, जबकि अपन कोई करंट रेशो में कितना बोल रहे थे कि 2:1 आना चाहिए। तो अगर कोई रेशो 1:1 है तो भी हम सेटिस्फाई हैं। लेकिन वही बात, हार्ड एंड फास्ट मत लेना। कई बार क्या होता है, अगर ये 1:1 से भी कम होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है? तो आप ये दो रेशोज एक बार देख लीजिए, ठीक है? फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।